नमस्कार दोस्तों। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि यूपी स्पेशल के लिए एक मैगजीन को फॉलो कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 7 तक हो गया है। ये सारे क्वेश्चंस इसमें इस मैगजीन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आपका यूपी बीसीएस हो, यूपी आर ओ, ए आर ओ, यूपीएसआई, यूपीपी, तो कहीं ना कहीं ये यूपी के जितने भी एग्जाम्स हुए उनमें ये क्वेश्चन आए हुए। तो इससे हमें आइडिया लगता है कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। आर ओ पीसीएस वाला आपका यूपीपी लगा है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को एनालिसिस कर रहे हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में देख रहे हैं किस टाइप से आयोग ने पूछे थे, और उनका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जिससे अराउंडिंग उसकी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम लोगों ने इसमें बहुत सारी टॉपिक देख लिए, जैसे संक्षिप्त अवलोकन हो गया, भौतिक विन्यास, जलवायु एवं मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव जीव, नदियां, झीलें हो गई, कृषि, पशुपालन, सिंचाई व उद्देश्य परियोजना, पर्यटन, उद्योग, खनिज संसाधन, परिवहन, इतिहास, कला, संस्कृति एवं मेला उत्सव, साहित्य एवं पत्रिकाएं भी हो गई। तो साहित्य एवं पत्रिकाओं के बाद हम लोगों पे आज पहुंचना है जनजाति पे। तो जनजाति वाला टॉपिक देखना है। देखिए, आप लोग अगर इस पे नए हैं चैनल पे तो इसको लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ पे यूपी से रिलेटेड सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। जो आप कोई भी यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपकी मिल जाएंगे। तो चैनल को लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें। तो राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था हमें देखना है, इसी के अंदर सारी चीज़ें ही आ जाएंगी, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक सारे देख लिए थे। ठीक है, तो बात करते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था। उत्तर प्रदेश की किस टाइप की राजनीतिक व्यवस्था है, किस टाइप की आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब आपके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को देखना है, या हम सिस्टम को देखते हैं किस टाइप के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोत का कौन सा अपवाद है। कौन सा अपवाद है कि जो पंचायतें हैं, इनका जो आय आती है तो कहाँ से आती है। ये आपका डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, मतलब पशु कर भी लगता है तो ये पंचायतों को ही मिलता है। स्थानीय व्यापार कर, जैसे कि मेला मेला लग रहा है या कुछ भी, तो ये ग्राम पंचायतों को लगता मिलता है इसका आय। भवन कर, हाउ टैक्स लग रहा है गांव में, तब भी वो ग्राम पंचायतों के लिए रहेगा या पंचायतों के लिए, तो ये आपका इसमें से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान, पशु तथा वाहनों पर लगाए जाने वाला कर, अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री कर, कृषि भूमि पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर, भवन कर, कर, गांव के बाजारों तथा मेलों में लगाया जाने वाला आदि कर। ये सब आपके क्या है, राज्य सरकार के लिए अनिवार्य किया गया है कि वे पंचायतों को कर और गैर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाए। तो ये पावर किसको दी गई, कि राज्य सरकार को दी गई, कि जैसे भी कोई भी कर लग रहा है तो ग्राम पंचायतों को इसमें इनको इतनी पावर रह जाए कि वो ये कर को कलेक्शन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। तो यूपी एपीओ में पूछा गया था ये, तो आपका ये इसमें बताना कि बी हो जाएगा, कि जो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त होंगे राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे। तो राज्यपाल को अपना त्यागपत्र, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं लोकायुक्त अधिनियम है जो 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल द्वारा जब नियुक्ति की जा रही है तो राज्यपाल को ये अपना त्यागपत्र भी देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में लिखा है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। तो कैसे होता है ग्राम प्रधान का, भाई आप मोस्टली तो लोग जानते होंगे कैसे होते हैं। इसमें पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्ति द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं है कि सभी आ जाएं पंचायत के सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में। हाँ, तो सभी नहीं आते हैं उसमें, कि उसमें लिखा पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्ति नहीं, पंचायत सीमा के क्षेत्र की सीमा निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा, जो निर्वाचन सूची में है उन्हीं के द्वारा। ऐसा नहीं कि आप हमसे किसी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। बी का मतलब एक केवल दूसरा वाला सही है। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के इसमें पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। तो निर्वाचक सूची के में जो इतने नाम होंगे वो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में लिखा है उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक सही वहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। तो बताना है कि जो उत्तर प्रदेश के नगर हैं उनमें से कहाँ पे आपकी मेयर प्रणाली स्थापित है, कहाँ पे। तो आप अगर को कहीं भी आपको प्रयागराज दिख रहा होगा तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि प्रयागराज में है। और बकाया आप और भी देख सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी दिया गया। चलिए अच्छा, ठीक है। तो ये पहला प्रयागराज है लेकिन कानपुर नहीं है, तो उस टाइप से वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम बी और सी दोनों दिया जा रहा है। क्या हो जाएगा, वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, मोस्टली जगह पे ये है।
तो उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ हो गया, मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ, आगरा, मथुरा और वाराणसी में नगर निगम है। यहाँ मेयर प्रणाली स्थापित प्रदेश के 17 नगरों में यह नगर प्रणाली है। तो 17 है, ढेर सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखना है। 5 में लिखा है, नीचे दिए गए सूची में जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है, तो उनको मैं देखना है किन किसने कौन कौन उत्तर प्रदेश के सीएम रहे हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में लिखा है 3, मतलब पहले आपके चंद्रभानु गुप्त जी रहे, सॉरी संपूर्णानंद जी रहे 1 नंबर पे, फिर दूसरे पे आपके चंद्रभानु गुप्त जी रहे, फिर आपके 1 नंबर पे तीसरे नंबर पे आ जाएंगे चरण सिंह, और चौथे नंबर पे आपके आएंगे टी.एन. सिंह। ठीक है, इनका ये क्रम है, क्रम से और बताना था कि ये लोग कब कब रहे। तो इस टाइप से 3 4 1 2, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 3 2 4 1। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। 28 दिसंबर से 1954 से 6 दिसंबर 1960 तक चंद्रभान गुप्ता जी रहे। 7 दिसंबर 1960 से 1 अक्टूबर 1963 तक चरण सिंह रहे। 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक टी.एन. सिंह। 18 अक्टूबर 1970 से 4 फरवरी 1971 तक टी.एन. सिंह आपके रहे थे। पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? जब ये पीएसी विद्रोह हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके थे कमलापति त्रिपाठी। 1973 में हुआ था ये। मुख्यमंत्री उस टाइम कमलापति त्रिपाठी थे और 1971 ये 73 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को संबोधित वर्षों में सम्मिलित करें तथा कोर्ट से प्राप्त करना है कि इसको सीक्वेंस से मिलाना है, क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका हो जाएगा सी सही है। सी का मतलब है कि 4321 4321। तो पहले 4321 मतलब लास्ट से है। 1 नंबर पे यह आएगा आपका 4321। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या लिखा था। सी था 4321। हाँ, तो यही 4321 मतलब हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश 1836 में, संयुक्त प्रांत 1870 में इसका नाम था, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1937 में, उत्तर पश्चिम प्रांत 1950। मतलब इनके नाम पूछ रहे गए थे। तो आपको सबसे पहले अगर देखेंगे ये 1 नंबर पे आएगा कि उत्तर प्रदेश जो 1836 में संयुक्त प्रांत, अरे पहले का मतलब हो जाएगा ये इधर से आ जाएगा, जो उत्तर पश्चिम प्रांत था वो आपका। ठीक, 1 मिनट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन गड़बड़ कर देगा। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के बाद इसे प्रांत के प्रथम राज्यपाल श्री होरमस जी फिरोज शाह मोदी थे, जो 1949 से 1952 तक थे। उत्तर प्रदेश के पूर्ववर्ती नाम इस प्रकार, उत्तर पश्चिम प्रांत की बात करें तो 1836 में, हाँ तो पहले का डी हो रहा था। और उत्तर पश्चिम आगरा अवध प्रांत 1870, संयुक्त प्रांत आगरा अवध 1902, संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविजन जिसे कहते थे 1937, उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 में था। यूनाइटेड प्रोविजंस ऑफ उत्तर प्रदेश, इसका नाम कब था ये? तो ये आपका 1950 में था, यूनाइटेड प्रोविजंस ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो बताना है कि जो विधान परिषद है तो वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? तो ये आपकी कर सकती है 14 दिन तक। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 198 में लिखा है 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। विधान परिषद ना ही इसको अस्वीकृत कर सकती है और ना ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के पश्चात विधेयक को पारित स्वतः ही से पारित मान लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम जो 2011 में प्रावधान करता है कि लोगों को प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं से संबंधी है। तो क्या किस हिसाब से सेवाएं दी जाएंगी? इसमें सभी चारों हैं, चारों मतलब एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, और 13 चिन्हित सेवाओं की ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत टाइप से चीजें। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। ठीक है, क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 19 जो 2011 में बना था, 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया था। ये सेवाएं ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है तथा ये प्रतिदिन लोगों को उनकी आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि एक सहज तथा समयबद्ध तरीके से करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। पश्चिम उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है? कौन सी व्यवस्था?
ये है आपकी खाप पंचायत व्यवस्था। तो कहाँ पे पाई जाती है? जाट लोगों में पाई जाती है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है। मान्यता अनुसार खाप पंचायत का निर्णय बाध्यकारी होता है। महिलाओं के संबंध में अपने क्रूर निर्णय के लिए चर्चा का विषय। एक टाइप से महिला के लिए क्रूर है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है तो मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। किसका है? मध्य क्षेत्रीय परिषद, जिसमें देखते हैं सारे डिवाइड किए गए हैं किसके क्षेत्र में क्या आता है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल आ जाएगा। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे तो गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव और दादरा नगर हवेली हो जाएगी। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बात करेंगे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना। मध्य क्षेत्रीय परिषद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये आ जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो भारत के उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है आपका ए, उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सुमिलित नहीं इनमें से नगर दिए गए स्थानीय निकाय मैच करना है, कौन सा होगा? कौन सा सुमिलित नहीं? गाजियाबाद नगर पालिका नहीं आएगा, नगर पालिका परिषद नहीं होगा, आपको पता ही है क्योंकि इतना बड़ा शहर है। काकोरी आपका नगर पंचायत है, कानपुर नगर निगम है, लखनऊ छावनी परिषद, और ये गाजियाबाद वो आपका नगर निगम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। कैसे होता है महापौर का निर्वाचन? सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, जो नगर के निर्वाचक होते हैं वो चुनते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं, उस टाइप का वो प्रशासनिक होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर रहती है उनके पास। मेयर शहर का प्रथम नागरिक होता है। निम्नलिखित नगरों में से किसमें नगर निगम नहीं है? तो किस में नहीं है? टोटल मैंने बताया था 17 जगह है, तो उसमें से कितने किसमें नहीं है? रायबरेली में नहीं। जो छोटे छोटे शहर होंगे उसमें नहीं होगी, बकाया समय होगी, तो रायबरेली में नहीं है। फिर से देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नगर निगमों की संख्या पहले 16 थी, परंतु वर्तमान में 17वां नगर निगम शाहजहांपुर बन गया। ये करंट का क्वेश्चन बन गया कि वर्तमान में नगर निगम किस में लागू हुआ? तो शाहजहां में। उत्तर प्रदेश में नगर निगम की सूची में शामिल जनपद जैसे मथुरा, वृंदावन, मेरठ, फिरोजाबाद, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और शाहजहांपुर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। तो स्थानीय शासन इकाइयां क्या है कि वो बताना आपको। ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 4 नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। तो यहाँ पे आपके स्थानीय शासन इकाइयां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम। स्थानीय शासन, ये लोकल गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। इसके ऊपर जिले आते हैं, फिर इसके बाद प्रांत, फिर राज्य या राष्ट्र या प्रशासन का। ठीक है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किसे कहेंगे? तो वो कानपुर में आ जाएगा, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कानपुर। उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता? तो ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से किस पे नहीं करता सुनवाई? तो डी पे नहीं करता ये कुटुंब न्यायालय, वैवाहिक मामले की सुनवाई नहीं करता। कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 में के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय को स्थापित किया गया था। इसमें निर्णय संबंधी विषयों का उपबंध भी किया गया। तो किसका नहीं करता? ये फिर से देख लेते हैं कि डी है। डी इतर वैवाहिक मामले होते हैं वो, मतलब विवाह से सारी चीजें रिलेटेड सुनेगा, लेकिन विवाह से इतर नहीं। विवाह, गुजारा, पति पत्नी संबंध, ये सब सुनेगा, लेकिन इतर उससे बाहर चीज नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका बी सही है कि भारत के कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। तो सही बात है, नहीं है ना। उत्तर प्रदेश में 2 सदनीय विधानमंडल है, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो ए तथा दोनों सत्य, किंतु आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है ना, क्योंकि वो दूसरे बारे में, पूरे भारत के बारे में बात की थी, और आर में हमने केवल उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ऑप्शन इज वी राइट। भारत के कुछ राज्यों में 2 सदन है, जैसे वो 6 राज्य हैं आपके 2 सदनीय। ठीक है, कौन कौन से? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और उसी से सीधे आप देखेंगे उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के आपके टोटल 6 हो जाएंगे। तो विधान परिषद सीटों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में 100 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या की बात करेंगे तो 403 हो जाएगी। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री
पद पर रही हैं, तो कितनी? केवल 2 रही हैं। कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं। एक तो आपकी पहली मुख्यमंत्री जो बनी थी वो श्रीमती सुचिता कृपलानी थी, 1963 से 1967 तक। दूसरी आपकी सुश्री मायावती जी को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, तो वो कौन थी? सुचिता कृपलानी थी, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा। मुख्यालय आपके बहुत पूछे जाते, तो ये ध्यान रखना, इसको अच्छे से कवर करना, सारे जिलों के मुख्यालय, तो ग्रेटर नोएडा हो जाएगा इसका। गौतम बुद्ध नगर जिले का ग्रेटर नोएडा सबसे बड़ा ये औद्योगिक केंद्र है उत्तर प्रदेश का। यूपी की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। ये 31 जुलाई 1947 से 10 अगस्त 1950 तक रहे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना है। तो विधान परिषद के सभापति की बात करेंगे तो कुंवर मानवेंद्र सिंह है। तो ये विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, विधान परिषद के सभापति, जैसे राज्यसभा में सभापति होता है और लोकसभा में अध्यक्ष होता है, इसी टाइप से विधानसभा एज ए लोकसभा अध्यक्ष सतीश महाना, राज्यसभा एज ए विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह। तो भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो किसका होगा? उत्तर प्रदेश का ही होगा, है ना, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से, तो प्रतिनिधित्व भी ध्यान रहेगा। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें वो 80 है, राज्यसभा 31 है, मध्य प्रदेश में जैसे 29 है, लोकसभा और राज्यसभा 11, महाराष्ट्र में 48 है और राज्यसभा की 11, आंध्र प्रदेश में 25 और 11 का रेशियो। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी लोकसभा राज्यसभा, जैसे जिसमें अभी करंट में चुनाव हुए होंगे तो उनका तो पूछना ही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? तो 71वां कौन सा बनाता है? आपका कांसीराम बनाता है। कौन सा बनाता है? कांसीराम। 17 अप्रैल 2008 को एटा जिले की कासगंज तहसील को काशीगंज नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में इस जिले का नाम कासगंज है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल और एवं 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी? तो गाजियाबाद हो जाएगा। ये आपका यूपीपी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। उत्तर प्रदेश से जो गाजियाबाद है जनपद में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। ज्ञातव्य की गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदान सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला भी था, कि वेबसाइट पर मतदान सूची जारी कर दी थी इसने। मैच करना है, जनपद दिए गए उनके मुख्यालय पहुंचे गए, तो आराम से आप बता सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर, फिर आपका दिया है ज्योतिबा फूले नगर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर। तो गौतम बुद्ध नगर सीधे लगाएंगे, नोएडा पहुंच जाएंगे आप। ठीक है, मुख्यालय बताने हैं सबके। तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ज्योतिबा फूले नगर अमरोहा, संत कबीर नगर आपका खलीलाबाद हो जाएगा, सिद्धार्थ नगर नौगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था? तो चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन थे? आपके अतुल गुप्ता जी थे। कौन थे? अतुल गुप्ता। ये 2022 में कुल 5 राज्य वित्त आयोगों का गठन किया गया था। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग ये कार्यरत है। तो ये सारी चीज़ें लिस्ट बनी हैं, कब कब 5 बने हैं उनको देख लेते हैं। प्रथम वित्त आयोग बना था 1994 से 1997 तक, श्री बालचंद्र शुक्ला जी इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बना था 2000 से 2000 तक, श्री टी.एन. धर इसके अध्यक्ष थे। तृतीय 2004 से 8 तक श्री S.A.T. रिजवी जी इसके अध्यक्ष थे। चौथा बना था 2011 से 14 तक, श्री अतुल कुमार गुप्ता जी इसके अध्यक्ष थे। 5वें की बात करें 2015 से अब तक, श्री आनंद मिश्र जिसकी अध्यक्षता चल रही है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपकी सरोजनी नायडू थी प्रथम राज्यपाल, जो 1947 से 1949 तक रही थी। प्रथम राज्यपाल यही थी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदाधारण अवधि कितनी है? तो 8 वर्ष होती है, ध्यान रखना थोड़े, क्योंकि 5 इयर्स तो हर जगह लगा देते, लेकिन कहीं 6 कभी 8, तो इनको ध्यान रखना रहता है। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की जो पदाधारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है, पूर्व में इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, जिससे लोकायुक्त उपलोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो लोकायुक्त संजय मिश्रा हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, पहले क्वेश्चन देखा था उससे में। उत्तर प्रदेश में लोक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। मोस्टली राज्यपाल ही होता है, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है,
तो जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित कैसे होता है? इसमें 2, 3, 4 ये आपका हो जाएगा जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों अपनों में से जिला पंचायत के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित हैं सीटें, तभी जिला पंचायत की पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपनों में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित, तो उनके लिए जो भी सीटें सुरक्षित हैं तो उनमें से वो लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। देखते हैं एक्सप्लेनेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिला पंचायत अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए जिला पंचायत सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जिला पंचायत के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। इसके तहत सुरक्षित सीटों का आवंटन होता है। जहां अनुसूचित जाति तथा जनजाति अथवा पिछड़े वर्गों के लिए कुछ सीटें सुरक्षित रहती हैं, इन स्थानों पर उक्त आरक्षित वर्गों के ही सदस्यों में से जिला पंचायत अध्यक्ष का चयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। लिखा है कि उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर कैसा होता है? तो नगर मेयर के बारे में बताना बी हो जाएगा 1, 2, 3। नगर का प्रथम नागरिक होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुछ नहीं है, वही सारी चीजें दी गई है। टोटल कितनी है इनकी संख्या? नगर निगम की तो 17 है, और यह प्रथम नागरिक होता है, ये पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति भी होता है। वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में कौन कौन से हैं, क्या क्या ये संस्थान है वो बताना है। तो डी है सभी हैं, मतलब जल संस्थान भी, नगर निगम भी, विकास प्राधिकरण है, जिला नगरीय विकास अधिकार भी है। तो ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित कथनों पर विचार करना है। चलिए प्रधान ही तो आप लड़े लीजिए यहाँ पे, है ना। क्या है इसमें देखते हैं। 1 और 4 सही है इसका। 1 और 4 वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। हाँ, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कैसे किया जा सकता है। अगर प्रधान को अपदस्थ करना है कर सकते हैं। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया सकता है। तो ठीक है, जैसा आपका पार्लियामेंट में सिस्टम रहता है वैसे ही यहाँ पे भी रहता है। तो ग्राम प्रधान या उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। साथ ही बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष में एक बार ही लाया जा सकता है। अतः ठीक है, तो ये नीचे उन व्यक्तियों की सूची में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बताना। तो ये आपका सीक्वेंस ही बताना है, इनको कालक्रम के हिसाब से। तो पहले आपके रहे थे संपूर्णानंद जी, अभी क्वेश्चन आ चुका था इस टाइप का। दूसरे आपके सुचिता कृपलानी जी, तीसरे आपके चरण सिंह, और चौथे आपके हो जाएंगे कमलापति त्रिपाठी। तो इनका सीक्वेंस है। डेट भी पीछे बता दी गई थी, नहीं तो फिर से इस क्वेश्चन में बता देंगे। देखते हैं आगे। संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद नाम बोलेंगे इनका। 28 सितंबर से 1954 से 6 सितंबर 1960 तक रहे। ये दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। पहले महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचिता कृपलानी 2 अक्टूबर 1963 से 13 मार्च 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कमलापति त्रिपाठी 4 अप्रैल से 1971 से 12 जून 1973 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो इन्हीं के समय में PAC विद्रोह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सूचीबद्ध को सूची सेकंड से मिलाना। जनपद दिए गए उनका मुख्यालय बताना। तो कुछ ना मिले आपको, बस जालौन मिल जाए उसका उरई लगा दो, बकाया सारे सही हो जाएंगे। जालौन उरई मतलब सी का चौथा कहाँ गया? डी में। ओके, पहले का तीसरा अम्बेडकर नगर आपका अकबरपुर हो जाएगा, और बी का पहला हो जाएगा कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, सिद्धार्थनगर नौगढ़। तो इनके मैच द फॉलोइंग मुख्यालय पूछे जाते हैं। एक बार सारे मुख्यालय को रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, कानपुर देहात, अकबरपुर माटी, जालौन उरई, सिद्धार्थनगर नौगढ़। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। मैं बिल्कुल रटा के रखा हूँ क्वेश्चन सबको, है ना। 1889 बहुत पूछा जाता है ना, इसलिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया, यूपीपीसीएस स्पेशल ये जीएस पेपर में। तो बर्थ 1989 बोल सकते हैं। तो अल्पसंख्यकों की भावना को आधार करते हुए उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राज्य की दूसरी भाषा घोषित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। कब सी कौन सी घटना हुई थी ये बताना है।
तो इसका हो जाएगा आपका विवादित क्वेश्चन है, तो ये स्किप करके सीधा आंसर देखते हैं। इसका क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में पारित हुआ था। उत्तर प्रदेश में जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1952 में, और उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 में। उत्तर प्रदेश में भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 में ये पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए, तो किस वर्ष में आए होंगे देखते हैं, जब तो प्रावधान इसका किया गया था 1937 में। तो उत्तर प्रदेश के 1937 में ही आ गए थे, ये ध्यान देना। क्या पूछा है, विधानमंडल के दोनों सदन निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में आए, तो 1937 में आ गए थे। तो देखते हैं इसका क्या विधान, तो कौन से थे, एक विधानसभा हो जाएगा और दूसरा आपका विधान परिषद का गठन 1937 में। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 403, जबकि विधान परिषद की 100 है, पता ही आपको। निम्नलिखित में सुमेलित करना जिला और उसका मुख्यालय दिया गया, तो आप लोग फिर से डायरेक्ट देखें इसका क्या, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, कानपुर देहात अकबरपुर माटी, संत कबीर नगर खलीदाबाद। मोस्टली चीज़ों को कवर करना, इस हिसाब से स्किप करते जा रहे हैं। ये देखो ग्रामीण विकास अधिकारी में पूछा गया था, फिर से मुख्यालय को मैच करना है, बताना है क्या नहीं। अमेठी गौरीगंज हो जाएगा, सोनभद्र रावटगंज और कुशीनगर पडरौना कौशाम्बी मंजनपुर। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, तो कौन सा नहीं है, देहरादून इसका जिला नहीं है, पता ही होगा आपको क्योंकि 75 जिले हैं। अमेठी बस्ती एवं मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जबकि देहरादून उत्तराखंड का राज्य का एक जिला है। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश राज्य को विभाजित करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया था। इस समय देहरादून को उत्तराखंड की अंतरिम राजधानी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो आपका कौन सा राज्य सबसे अधिक जो पड़ोसी राज्य की सीमाओं को, उत्तर प्रदेश, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है, तो पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श कौन सा करेगा, राज्यों की बात कर रहा है तो जो सेंटर में रहेगा वही करेगा। आई थिंक मध्य प्रदेश होना चाहिए, है ना, ए। अच्छा उत्तर प्रदेश, ये चलिए देखते हैं कि अच्छा सॉरी, हाँ यही तो है आपका जो 8 राज्य प्लस एक यूटीएस, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था। तो 9 टोटल मिला के 9 जगह टच करता है। उत्तराखंड को टच करता है, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और 9 में दिल्ली। 8+1 करेंगे यूटीएस, केंद्र शासित प्रदेश को सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका भूलना नहीं, प्रयागराज में मुख्यालय। मैंने बताया था ये क्वेश्चन, ये आपका यूपीपी में पूछा गया था, फिर से पूछा जाएगा। पुलिस का मुख्यालय कहाँ पे, तो ये अच्छा ध्यान देना, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित, जबकि इसका नया जो मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है, जो बन रहा है। अखिलेश जी इसको पास करके गए थे, योगी जी इसका फूटा काटेंगे लखनऊ वाले का। निम्नलिखित में कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है, तो क्या क्या नहीं आता है। यूपी पुलिस की कांस्टेबल का ही प्रोसेसन पूछ रहा है, 2019 का पेपर, ये मैंने भी दिया था जिसमें क्वालिफाई हुआ था बट हाइट से बाहर हुआ। तो इसको देखते हैं क्या, तो इसका डीथा भाषा परीक्षण नहीं होता, इसमें शारीरिक परीक्षण होता है, शैक्षिक योग्यता पूछी जाती, आयु पात्रता रहती, लेकिन भाषा परीक्षण नहीं होता। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शैक्षिक योग्यता परीक्षण, आयु पात्रता जांच तथा लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के चयन प्रक्रिया के मुख्य चरण है, जबकि अलग से भाषा परीक्षा चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि यह लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में ही समाहित है। 50 क्वेश्चन नंबर पे आ गए हम लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है, तो बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। कांस्टेबल देखिए 2019 का वही सब पूछे जा रहे हैं, है ना, तो इसको पढ़ लेंगे आपके एकदम से चीर फाड़ कर देंगे, आराम से यूपीपी निकाल लेंगे। मछली का रहता है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस चिन्ह में 2 मछलियों का प्रतीक बना है तथा शीर्ष पर अशोक स्तंभ अर्थात भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। मोस्टली यूपी कांस्टेबल वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फिर से आएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होगा, नीला। जो आधिकारिक ध्वज होता है ना उसमें लाल और नीला कलर होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को कितने मिनट में कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ती है, तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। देखो क्वेश्चन भी उसी से बना के पूछ रहा है और आपको पता भी रहना चाहिए कितना दौड़ा जाता है। तो 25 मिनट में 4 किलोमीटर 4.8, मतलब इसमें 16 चक्कर हो जाते हैं आपके 400 मीटर के पूरे। नेक्स्ट देखते हैं,
ठीक है। जबकि महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4, उसी का आधा कर दीजिए। मिनट थोड़ा नहीं करेंगे लेकिन टाइम डिस्टेंस कम कर देंगे, हाफ, और मिनट बढ़ा के देंगे इनको। 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ क्वालिफाई करना, मतलब 8 राउंड लगाने हैं। 8 नहीं, कितने होते हैं, 400 का एक राउंड लगा, 5-6 राउंड लगाने रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस महानिदेशक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या कितनी है? तो ये पुलिस जो महानिरीक्षक की रैंकिंग में बांटा गया है, तो ये जोन कितने, तो 8 है। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश को 8 जोनों में बांटा गया। भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो 1966 में किया गया था। किसको? भारतीय वन सेवा की तीसरी जो अखिल भारतीय सेवा है ना, क्या IAS हो गया ना, IPS हो गया, IFS हो गया, तो वो आपको 1966 में ऐड किया गया था। अखिल भारतीय सेवा, ये UPSI का क्वेश्चन है, 2021 में अभी पूछा गया था। अखिल भारतीय सेवा में जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती है, इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र सरकार के अधीन शीर्ष 2 महत्वपूर्ण पद पर होते हैं तथा बारी बारी से ये अपनी सेवाएं देते हैं। वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं देखते हैं जो मैंने बताई हुई है। भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे IAS कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस फोर्स पुलिस सेवा या पुलिस सर्विस, IPS, भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो 1966 में भारतीय वन सेवा तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापित की गई थी, या इसको ऐड किया गया था। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? UPSI रैंक का क्वेश्चन है ये आपका, तो बताना है रैंक किसके? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा। जहाँ भी पुलिस उपाधीक्षक की बात हो और अधीक्षक की बात हो, ये सब आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा एवं साक्षात्कार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक अधीक्षक के किसी भी कार्य को कर सकता है जिसे वह कानून या नियम द्वारा स्वयं करने के लिए बाध्य नहीं होते या अंतिम आदेश देने का अधिकार नहीं रखते, फिर भी जांच कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रेलवे में कुल कितने अनुभाग हैं? तो उत्तर प्रदेश में रेलवे में 6 अनुभाग हैं। मुरादाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, झांसी, इनको जोन में बांटा गया। उत्तर प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वित्त निगम का मुख्यालय आपका बी हो जाएगा, बी मतलब कानपुर में है। कहाँ पे? कानपुर में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम द्वारा 1951 की धारा 3(1) के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय कानपुर तथा आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, बरेली, कानपुर, वाराणसी में क्षेत्रीय कार्यालय है। तो मैन कानपुर हो जाएगा बकाया क्षेत्रीय कार्यालय। उत्तर प्रदेश से मूल वर्धित कर जो बैट लागू हुआ था, कब लागू हुआ था बैट? तो बैट की बात करेंगे 1 जनवरी 2008 को बैट लागू किया गया था उत्तर प्रदेश में, वैल्यू एडेड टैक्स। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका 1948 में किया गया था। क्या किया गया था? कॉन्स्टेबुलरी एक्ट 1948 में। ये सैन्य पुलिस और उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक आर्म्ड कॉन्स्टेबुलरी बनाया था। अराजपत्रित श्रेणी की पुलिसकर्मी इसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? तो ये आपके किस टाइप के? पुलिस महानिदेशक में रहेंगे। जो अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी हैं, ये आपके अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस की वर्दी पहनेंगे? तो पुलिस महानिदेशक की पहनेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस जो रेगुलेशन के अनुसार अराजपत्रित श्रेणी के पुलिस कर्मचारी पुलिस महानिदेशक के द्वारा अनुमोदित सामग्री तथा उसी के द्वारा निर्धारित रंग, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे। ये UPSI के क्वेश्चन हैं आपके, इसलिए कहते हैं UPSI, UPPCS, RO आपका UPP, सबके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें। निम्नलिखित में से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जा सकता? तो ये आपका ए हो जाएगा। ए में यहाँ लिखा है PQR, तीनों को नहीं किया जा सकता ना, नहीं पूछा था। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो ये देखो, ये बहुत अच्छी सीरीज बनाई गई, आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा। पहले एक्सप्लेनेशन देते हैं। कर्मचारी चयन आयोग, केंद्रीय साक्षरता आयोग तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सरकार के सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कतिपय स्वीकृत
मानक और मानदंडों का पालन किया जाए। हाँ, मैं ये बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है, देखिए आप लोग इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि यूपी पीसीएस हो, आरओ यारो, यूपीएसआई, सबके क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको उसमें डेट लिखिए कब आया, कौन सी शिफ्ट में आया, तो आप देख सकते हैं। बड़े सिलेक्टेड ये मैगजीन सॉल्व करा रहे हैं हम आपको, कहीं ना कहीं 3-4 पेपर ये सब लगे हुए हैं। आरओ 11 को, फिर आपका यूपीपी 18 को, उसके बाद मई मार्च में आपका पीसीएस वाला, फिर हो सकता है आपका एसआई के लगो। तो ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस पर इग्नोर मत करिएगा, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, काम आएंगे। और जो कोई चैनल पे अभी नया है तो उसको लाइक कर ले और सब्सक्राइब करें। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो कितने मंडलों में बांटा गया? 18 में, क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा के लिए 75 जिले और 18 मंडलों में इसको बांटा गया। ब्लॉकों की बात करेंगे तो 825 इसमें हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 825। और पंचायतों की संख्या 59,073। जिलों जो जिलों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, डिवीजनों को डिवीजन कमिश्नरों द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक है। राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना होती है। ग्रामीण इकाई को ग्राम पंचायत कहा जाता है, जो गांवों के समूह के लिए पंचायत संगठन है। ब्लॉक स्तर के संगठनों को पंचायत समिति कहा जाता है, और जिला स्तर के संगठन को जिला परिषद कहा जाता है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपके पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी बने थे। कौन बने थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। संपूर्ण स्वतंत्रता के बाद पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री 26 जनवरी 1950 से 27 दिसंबर 1954 तक रहे। तो पहले ये हो गए। दूसरे कौन से थे? क्योंकि आपका सिक्वेंस पूछता है। संपूर्णानंद दूसरे थे, 54 से 60 तक द्वितीय मुख्यमंत्री रहे। तीसरे आपके चंद्रभानु, श्री चंद्रभानु गुप्त जी, 1960 से 63 तक। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ, जो 2017 से वर्तमान चल ही रहे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया भारत सरकार अधिनियम जो 1919 था उसके, तो 6 थे। क्या पूछा? जो 1919 का अधिनियम था, उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय जो 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो 6 किए गए थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जो दुर्गा शंकर मिश्रा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो ये राजस्व कोड की बात करेंगे 2006 में। इसमें 16 अध्याय, 334 धाराओं और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। देखिए ये आपको एक गुड न्यूज बताएंगे इस टॉपिक के बाद। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहले या पहली राज्यपाल कौन थी? तो पता ही होगा आपको, सरोजिनी नायडू जी हो जाएंगे। राज्यपाल की बात की कौन हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। ठीक है। तो अभी और क्वेश्चन है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जो 1947 से 1949 तक को बनाया गया था। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बनने वाली अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। एक कवि के रूप में उनके काम के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि भी दी थी। वर्तमान में आनंदी बेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? देखो अभी ऊपर देखा था, विकास खंड का पूछ दिया। 822 हो जाएंगे आपके। कितने? 822। तो विकास खंड 822 है आपके। इसकी संख्या जो बढ़ के 8 से 25 हो गई है वर्तमान की अगर बात करेंगे। ये 21 का है। ओके, ये राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसको नियुक्त किया जाता, बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक विभाजन में सबसे ऊपर स्तर पर मंडल बने, उसके बाद के क्रम में जिला। तो पहले मंडल, फिर जिला, फिर उनके बाद तहसील। उप विभाजन में ब्लॉक विकासखंड बनते हैं। वर्तमान में कुल 18 मंडल, 75 जिला और 825 ब्लॉक हैं। पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज एफआईआर जिसको कहते हैं, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यूपीएसआई के क्वेश्चन है, देख लीजिए। मतलब बहुत आप समझ रहे हैं कि यूपीएसआई यूपीपी एकदम से छाए हैं क्वेश्चन, सब आए हुए हैं। तो एफआईआर का पूर्ण रूप हो गया। यह एक लिखित दस्तावेज जो पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होता है। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी कौन होता है? तो ये जिला कलेक्टर होगा, डीएम, किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जिले भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। कलेक्टर से बात याद आ रही है, अभी बताएंगे आपको कि मेरा एक दोस्त है विनोद। विनोद
पंचायत 2 वाला नहीं, मेरे गांव का ही है। तो वो दिल्ली में अभी अपनी प्रिपरेशंस कर रहा था, पहले प्रयागराज में ही था। तो उसका यूपीपीसीएस का जो कल रिजल्ट आया उसमें 24 ऑल यूपी रैंक आई है। तो एसटीएम पद पे चयनित हुआ, उनको ढेर सारी बधाइयाँ मेरी तरफ से, और आप लोग अपने तरीके से बधाइयाँ दे सकते हैं। तो ये बस यही चीज़ एक बतानी थी। चलिए अपने क्वेश्चन देखते हैं। 70 वाला तालुका लिखा है, तालुका किससे मैच करना है, तो ये आपका डी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। तालुका ये उप पंजीयक तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज का प्रतियों को रखता है। तो कौन रखता है, ये उप पंजीयक होता है जो तालुका स्तर पर उनके उसके साथ साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। क्वेश्चन ढेर सारे इसमें। तालुका स्तर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को उप पंजीयक रखता है एवं उप पंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन, पंजीबद्ध दस्तावेजों की खोज, उनकी प्रमाणित प्रति प्रदाय का कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं 71 क्वेश्चन नंबर का। आपका डी दिया गया कि एबीसी तीनों सही है। तहसील के पास इस स्पेस की शक्ति होती है, क्या शक्ति होती है, संबंधित गांव की अनगल जो पहानी प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांच करना, थोड़े शब्द अजीब से हैं। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अनगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। अनधिकृत जो अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, ये सारी चीज़ें आपके तहसील के अंतर्गत आती हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य और एक राज्य में कई जिले होते हैं। सभी जिलों में संख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक जिले का कोई तहसीलों में विभाजित किया जाता है, आप जानते ही हैं। और प्रत्येक तहसील का एक प्रभारी होता है जिसे तहसीलदार कहते हैं। तहसीलदार का मुख्य कार्य राजस्व संग्रह करना होता है और संबंधित गांव की अनगल पद्धति प्रविष्टियों को सत्यापित करना, जांचना तथा स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अनगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये आपको ये बताना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे, ठीक है, कि इन्हीं को अखिल भारतीय जो सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल ने खेड़ा एवं बारदौली आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाए गए। देसी रियासतों के विलय के मुख्य शिल्पकार थे। इन्हें भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक या संत के रूप में भी जाना जाता है। 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है, तो ये आपका डी हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको हम एनएसजी बोलते हैं, एक आतंकवाद रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 में संसद के एक अधिनियम राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आई। इस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा है। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। एनएसजी कर्मियों को अक्सर ब्लैक कैट कमांडो के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 74 क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। संवैधानिक प्रमुख उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें, देखो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हमेशा यहाँ पे राज्यपाल रहेगा, क्योंकि ये केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। अगर कोई भी अगर स्थिरता अव्यवस्थित होती है राज्य में, तो ये राष्ट्रपति को संज्ञान दे सकता है कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। तो राज्यपाल संवैधानिक तौर पर प्राथमिक रूप में राज्य का कार्यकाल पालिका शक्ति का प्रमुख है, जो कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अथवा कुछ परिस्थितियों में सुविवेक के अनुसार कार्य करता है। लेकिन संविधान के अंतर्गत ही ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से वह केंद्र के बजाय एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। मैंने जस्ट अभी बताया, जैसे राज्यपाल की नियुक्ति करने के तथा पद से हटाने का अधिकार संघ के पास है। राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित सूचना समय पर केंद्र को भेजता है तथा उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है। देखो इसमें इस टॉपिक में क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है, हमेशा एक नया क्वेश्चन मिल रहा है। यूपीपी कोऑपरेटर्स में आया था ये, तो चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है। जो उत्तर प्रदेश आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर है, तो ये संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। ये आपका प्रशासनिक सेवा के संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिनमें प्रत्येक में 2-4 जिले शामिल है। 2 से 4 जिले शामिल है, तो 18 रेंजों में बांटा गया, ठीक है। प्रत्येक पुलिस जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज होते हैं। कितने होते हैं, जिसमें 2 से 4 जिले हैं, और पुलिस जोन कितने 2 से 3 हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल है, लेकिन
नीचे उल्लेख किए गए हैं कि 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया, उसे पहचानना है। तो वो आपका बी गाजियाबाद मंडल नहीं होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल, 75 जिले हैं। अलीगढ़ है, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और सहारनपुर, बस्ती, ये आपके 18 हैं। गाजियाबाद मंडल में नहीं है। तो ध्यान रखना, क्योंकि गाजियाबाद हाईलाइट सिटी है, नहीं तो आप गलत कर दो, क्योंकि ये 18 है। अगर ऐसे ही पढ़ते रहेंगे आप, कहीं ना कहीं दिमाग में बने रहेंगे वो। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में, जिसको IIT बोलेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी IIT का दर्जा 2008 में दिया गया था। तो उत्तर प्रदेश में 2 हैं, एक IIIT है, वो प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासनिक मंडल है? तो प्रशासनिक मंडल को देखना है कितने हैं। ये आपके ए हो जाएंगे, मतलब 18। वो ये आपके जो संभाग बोले हैं, या मध्य प्रदेश में जैसे इनको संभाग बोला जाता है, प्रशासनिक मंडल बोल रहे हैं कुछ भी, तो 18। सबसे बड़ा संभाग या मंडल कानपुर, फिर लखनऊ, मेरठ, 6 जिले, जिसमें सबसे छोटे संभाग मंडल मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती जिसमें आता है। झांसी और सहारनपुर में 3 है आपके। निम्नलिखित में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है? तो उर्दू है, बताया था आपको, है ना। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 में पहली राजभाषा हिंदी को बनाया गया था, और 1989 में उर्दू को बनाया था। उत्तर प्रदेश को लोकायुक्त या भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद कब सृजन में आया था? तो ये आपको 1975 में। कब आया था? 1975। इसका गठन 14 सितंबर 1977 को किया गया था। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष है। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट्स ऑफ अमेंडमेंट्स और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशंस की तर्ज पर की गई थी। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? तो 1968 में इसको अनिवार्य किया गया था, लेकिन फिर भी अभी इस टाइम प्रेजेंट लागू नहीं है। तो ये एक अधिनियम आया था 1951 में, के तहत हिंदी उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा बन गई थी। अधिकारियों कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए कानूनी रूप से 1968 में इसको बाध्यकारी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल, ध्यान देना क्वेश्चन कितना घुमा रहा है, और ये UPSI का, कि पहले जो संयुक्त प्रांत नाम था, इसकी वजह उसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो पहले राज्यपाल कौन थे? तो सर हॉर्मास जी फिरोजशाह मोदी जी थे। तो ये ध्यान देना, देखिए क्वेश्चन बड़ा घुमाया है, 2021 के UPSI में पूछा गया। तो संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जब उत्तर प्रदेश करने के बाद इसमें प्रथम राज्यपाल श्री हरमस जी फिरोजशाह मोदी थे। ये 1949 से 1952 तक था। उत्तर पश्चिम प्रांत 1836 में, फिर इसका पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत 1877 में बना। संयुक्त प्रांत आगरा अवध 1902, संयुक्त प्रांत 1937, फिर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950। तो इसमें क्या होता है, 24 जनवरी आपको उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरी प्रणाली है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिका है? तो कितनी नगर पालिका है? करंट का भी हो जाएगा, 630 में बता रहा है 2017 के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग करंट में देखते हैं, फिर भी 630 ही हैं, चेंजेस नहीं हुए। तो जो 13वें वित्त आयोग की जो संस्तुति के अनुपालन में वर्ष 2011 में राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का गठन किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल, 75 जिले, 350 तहसील, 17 नगर निगम, 457 नगर पंचायत, 198 नगर पालिका परिषद तथा लगभग 630 नगर पालिका। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाला? तो कब संभाला था इन्होंने? 1947 से 1949 तक के बीच में सरोजिनी नायडू ने कार्यभार संभाला था। ये सरोजिनी नायडू जो थी 1925 में कानपुर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला भी रही थी, अध्यक्ष भी रही थी। उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ग्राम आबादी 1947 में पारित किया गया था। ग्राम आबादी अधिनियम वर्ष 1947। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं? तो कितने शहरी निकाय हैं? ये आपका हो जाएगा D 915। तो प्रदेश में प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सुविधा दृष्टि 18 मंडल, 4 संभाग, 75 जिले, 915 नगरीय निकाय, 825 विकासखंड एवं 8135 नगर पंचायत हैं। ये स्रोत आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग से लिया गया था।
ये जैसे ही खत्म होता है ये पूरे यूपी स्पेशल हो जाएगा, फिर सीधे दह कोचिंग दह आईएएस के आपके मॉक टेस्ट सीधे सॉल्व करेंगे, हिंदी का भी करेंगे और जीएस का फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? ये देखो प्रशासनिक की बात है, एक तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, है कितने ढेर सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य की गई थी ये आपके 2011 में। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य अधिनियम 2011 में लागू किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जो है प्रावधान करता है कि राज्य में विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करता है। इस अधिकार को व्यवहारिक रूप से देने के लिए संसद ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 पारित किया और 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू कर दिया। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन सा था? क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बिशंबर दयाल थे, तो बड़ा पूछा जाता है। ये 1977 से 1982 तक ये आपके प्रथम लोकायुक्त रहे थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जो लोकायुक्त जस्टिस संजय मिश्रा है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो ध्यान देना लास्ट वाला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1976 में स्थापित किया गया था। ये बहुत अच्छी बात है, स्थापित किया गया था क्योंकि एक बहुत अच्छे दोस्त इसमें एसडीएम की पद पे इसी के थ्रू हुआ है। तो 16 फरवरी 1976 को स्थापित किया गया था। 1976 का अधिनियम समय समय पर संशोधित किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन वर्ष 1937 में हुआ था। इसके वर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत हैं। अच्छा, लोक सेवा आयोग तो ये हुआ था 1977 में, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जो आपको बना था 1976 में। तो लोक सेवा आयोग की बात करें 1937 में ही बन गया था। थोड़ा सा सिमिलरिटीज क्वेश्चन में दिख जाती है, कंफ्यूज हो जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायत है? तो बताइए, ग्राम पंचायत पूछ देगा तो आपकी 52,000 हो जाएंगे। कितनी? ये 52,000 उसकी 2016 के अकॉर्डिंग वर्तमान में 58,189 कितनी हो गई है? 58,189 ग्राम पंचायत। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे स्वतंत्र भारत में। सिर्फ ये 1937 से 1950 में रहते। वर्तमान में आपके विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? तो कौन थे आपके? सरोजिनी नायडू जी थी, है ना। सबको देख लेते हैं कौन कौन है। तो ये 15 अगस्त 1947 संयुक्त प्रांत के प्रथम राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू को नियुक्त किया गया था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में हरमास जी फिरोज शाह मोदी को नियुक्त किया गया था। सुचेता कृपलानी राज्य द्वारा प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। फिर बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे और के.एम. मुंशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या अभी और है, थोड़े से क्वेश्चन और है। यूनाइटेड प्रोविजंस ऑफ उत्तर का पद उत्तर प्रदेश बना। जो यूनाइटेड प्रोविजंस था उत्तर प्रदेश कब बना? तो 1950 में बना था। फिर से देखो, ये क्वेश्चन जरूर आपका पूछा जाएगा, एक ना एक इससे आएगा। तो क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का ही है। 1836 में उत्तर प्रदेश पश्चिमी प्रांत, 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध, 1902 में आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविजन, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। तो 1950 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दो राजभाषाओं में से एक है? तो उर्दू है ना। उत्तर प्रदेश की दो राजभाषा है, हिंदी उर्दू, उसमें से एक है। तो 1988 को अपना 1989 में अपना गया। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? स्किप करते हैं जल्दी से। सुचेता कृपलानी है। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो यूएन में भारत की प्रथम भारतीय महिला राजदूत बनी। मायावती आपकी उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री, दूसरी महिला बनी कितनी बार? 4 बार। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? तो किसने नहीं संभाला? श्री चंद्र भानुगुप्ता ने राज्यपाल नहीं बने। वर्तमान उत्तर प्रदेश जिसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, प्रथम राज्यपाल उस टाइम पे ये बने थे आपके हरमास फिरोज शाह मोदी, बार बार से वही बता रहे हैं। श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी 1952 से 1957 तक तथा डॉक्टर
बुरकुल्ला रामकृष्ण राव 60 से 62 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। श्री चंद्र भानु गुप्ता उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कभी नहीं रहे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल राज्यपाल है। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को दूसरी भाषा कब मिला? 1989। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन डेट इस टाइप से ही रट जाती हैं, वो अच्छी बात है, रटना चाहिए। तो और देख लेते हैं उसका कि जो अधिनियम 1989 आया था, इसी के शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था, जबकि प्रथम राजभाषा अक्टूबर 1947 को देवनागरी लिपि घोषित की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में भी अपनाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक है? तो न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का कार्यकाल सबसे अधिक है। 16 मार्च 2006 से जनवरी 2016 तक पद पर बने रहे न्यायमूर्ति मुर्तजा हुसैन वर्ष 1983 से वर्ष 1989 तक रहे। न्यायमूर्ति कैलाशनाथ गोयल 1989 से वर्ष 1995 तक तथा न्यायमूर्ति सुधीर चंद्र वर्मा 2000 से 2006 तक लोकायुक्त पद पर रहे। वर्तमान में 2016 से अब तक संजय मिश्र लोक पद पर हैं। निम्नलिखित में से कौन सभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? कौन कभी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहे? तो एन डी तिवारी नहीं रहे, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से होंगे। अभी देखते हैं क्या है। तो उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी, एन डी तिवारी राज्यपाल कभी नहीं रहे। एन डी तिवारी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी थे, जबकि शेष तीनों व्यक्ति उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो आप लोगों को पता है 1 अप्रैल 1937 को ये राज्य अप्रैल उसके अस्तित्व में आया था। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। इसकी जो सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से राज्यों से मिलती हैं। अब ये आ जाते हैं बार बार, तो इनको रिपीट जरूर करना है, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाता है। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना था? तो अभी बताया था हुर्मसिंह फिरोज शाही, क्योंकि जो 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल पद 26 जनवरी 1950 को हुर्मसिंह फिरोज शाह मोदी ने ग्रहण किया था और 1 जून 1952 तक इस पद पर पदस्थ है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहाँ तक कवर हो गया। तो ये टॉपिक नंबर ये हमारा 8 था जो आज तक कवर हो गया। इसके बाद हम 9 वाला करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण योजना रहेंगी, और इससे आगे जो भी टॉपिक बचे गए उनको करेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई यूपी का